अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी जिन्होंने हमसे शेयर की है, इनका नाम सुंदस है। चलते हैं सुंदस की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मुझे आपकी स्टोरीज बहुत पसंद है। मैं इंडिया के शहर कोलकाता में रहती हूँ। शादी से पहले मैं पाकिस्तान कराची में रहती थी। ये मेरी शादी से पहले का किस्सा है। ये मेरी खाला की स्टोरी है। उनके साथ ये सब कुछ मेरे सामने ही हुआ था। ये 2007 की बात है। जब मैं 9th क्लास में थी, मेरी खाला की शादी चिन्होट में हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। उनकी अपने हस्बैंड से लड़ाई हुई और उनके हस्बैंड ने उन्हें घर से निकाल दिया। तो यहाँ आके नानी अम्मा के पास रहने लगी। क्योंकि नानी अम्मा भी अकेली थी, तो वो भी अपने बच्चों के साथ रहती थी। कभी किसी मामू के घर तो कभी किसी मामू के घर, और खाला भी उनके साथ होती थी। तो नानी अम्मा ने सोचा कि मैं एक छोटा सा घर ले लेती हूँ रेंट पे, जहाँ हम दोनों रह सकें। तो उन्होंने एक घर ले लिया जो हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर था। तो कुछ दिनों के बाद खाला की तबीयत खराब होने लगी। वो गुमसुम रहती, किसी से कोई बात नहीं करती, कभी जोर जोर से हंसने लगती तो कभी रोने लग जाती। नानी अम्मा ने सोचा कि शायद बच्चों की वजह से उदास है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है इनके साथ। क्योंकि उस टाइम खाला के बच्चे काफ़ी छोटे थे। नानी अम्मा ने ये बात मेरी अम्मी और मामू लोगों को बताई। तो जब कोई वहाँ जाकर देखता तो खाला बिल्कुल नॉर्मल होती, और जब नानी अम्मा अकेली होती थी तो खाला फिर से वही हरकतें करने लग जाती। तो नानी अम्मा ने मेरी अम्मी से कहा कि शायद इसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। तो अम्मी खाला को डॉक्टर के पास ले गई। रात को वो लोग वापसी पे काफ़ी लेट हो गए। तो खाला ने नानू को कॉल करके कहा कि मैं इसको अपने घर ले जाऊंगी, आप सो जाएं। और अम्मी खाला को हमारे घर ले आई। चेकअप के बाद उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई भी ऐसा मसला नहीं था उनके साथ। तो अम्मी ने सोचा ये अकेली है शायद, इसलिए ऐसा करती है, तो ये मेरी फैमिली के साथ रहेगी तो ठीक हो जाएगी। बताती चलो, मेरी 4 बहनों की शादी हो गई थी। भाई मुझसे बड़ा था और एक छोटा। तो अम्मी जब खाला को घर लेकर आई तो सारा दिन हमारे साथ रही। मेरे अब्बू शाम को आते थे ऑफिस से। वो 5 वक्त के नमाजी थे, कुरान भी बाकायदगी से पढ़ते थे, क्योंकि अब्बू खुद पाबंदी से नमाज पढ़ते थे। तो कोई भी घर में आता था तो अब्बू उसको भी नमाज का लाजमी कहते थे। उन्होंने भी नमाज की आदत डाली हुई थी। वो डेली सबको उठाते थे फजर के टाइम, और बेटों को अपने साथ मस्जिद ले जाते थे। उनकी आदत थी कि वो डेली रात को 8-9 बजे सो जाते थे रात को, और रात को 3 बजे उठ जाते थे। उस टाइम वो तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, और तिलावत की आवाज़ पूरे घर में आती थी। अब्बू जब आए तो अम्मी ने बताया कि खाला आई हुई है। अब्बू ने उनका हाल चाल पूछा और कमरे में आ गए। खाला जिस कमरे में थी, ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज़ आने लगी, और वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम तो इतने टाइम से रह रहे थे उनके साथ, हमें तो पता था कि आंटी के हंसने की आवाज़ कैसी है, मगर वो बहुत अजीब और भारी सी आवाज़ थी, और उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आपको बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, जैसे कोई उनको बहुत मार रहा है या अजियत दे रहा है। हम उनके कमरे में गए तो उनकी आंखें फुल लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी खून निकल आएगा, और वो हंसने लगी जोर जोर से। अब्बू ने उनको इस तरह देखा तो उन्हें थोड़ा शक हो गया कि कुछ और मामला है। तो उन्होंने आंटी के सर पे हाथ रखा और कुरानी आयात पढ़ने लगे। तो आंटी बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। हम सब भी परेशान हो गए कि आंटी को क्या हो गया है। हमने उन्हें सीधा किया और पानी छिड़का उनके मुंह पे। वो थोड़ा होश में आई, लेकिन अब्बू का दम अभी पूरा नहीं हुआ था। भाई अगर मैं ज़्यादा तफसील से बताऊंगी तो स्टोरी लंबी हो जाएगी, मगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, और वो बैठे बैठे रोने लग जाती और फिर हंसने लग जाती। अब्बू सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते थे। हम यही सोचते कि आंटी के साथ उनके ससुराल वालों ने ज्यादती की है, बच्चे भी नहीं दिए, तो इसलिए उनको मेंटली इशू है। नानी भी आंटी को देखने रोज आती थी। अम्मी ने उनसे कहा भी कि आप भी यहाँ रुक जाएं। काफ़ी दिन तक उनका रोना और हंसना ही चलता रहा। दिन में 2-2, 3-3 दफ़ा ऐसा होता था। उनकी तबीयत बेहतर हो ही नहीं रही थी। जब आंटी पर वो चीज़ हावी होती थी तो हमें लगता था कोई मर्द की आवाज़ में रो रहा है और हंस रहा है। आंटी को आए 2-3 दिन हुए थे कि एक रात अब्बू उठे, उन्होंने तहज्जुद पढ़ी और फिर कुरान की तिलावत करने लगे ऊंची ऊंची। आंटी सो रही थी कि उन्होंने उठकर रोना, चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर दिया, जैसे बहुत ही कोई अजियत हो रही हो। हमारा घर ऐसे था कि एंटर होते ही गैलरी थी, सामने ड्राइंग रूम, लेफ्ट साइड पे हमारा बेडरूम था, और ड्राइंग रूम के साथ ही एक और रूम था। उससे आगे काफ़ी बड़ा सहन था। उस सहन में किचन, और इससे थोड़ा आगे वॉशरूम था। हमारा सहन काफ़ी बड़ा था, तो अब्बू सहन में तिलावत करते थे। अब्बू ने जैसे ही आंटी की आवाज़ सुनी तो अब्बू ने कुरान पाक बंद किया और उनके रूम में आए। तो आंटी खामोश हो गई। अब्बू ने आकर पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। अब्बू फिर से जाके तिलावत करने लगे। तो आंटी ने फिर चिल्लाना, शोर मचाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि आंटी को वो आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब अब्बू कुरान पाक बंद करते तो वो चुप हो जाती। हम सब भी उनकी आवाज़ सुनकर उठ गए थे। मैं उस टाइम छोटी थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आंटी को क्या हो रहा है, और उनकी चीख सुनकर सबसे पहले मैं ही पहुंचती थी। तो अब्बू को अंदाज़ा हो गया था कि कुछ तो ऐसा है कि कुरान पाक से उसको तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने अम्मी से पूछा कि तुमने इसको नमाज का कहा था, ये नमाज पढ़ती है? तो अम्मी ने कहा कि मैं तो कहती रहती हूँ, ये उठती ही नहीं है।
बस बैठ के हिलती रहती है सारा दिन, और अगर मैं फोर्स करती हूँ तो फिर उन्हें और हंसने लगती है, मगर नमाज नहीं पढ़ती। वो नमाज नहीं पढ़ती थी, कुरान की तिलावत से उनको तकलीफ होती थी। अबू दम करने लगते हैं तो वो पीछे हट जाती थी या बेहोश हो जाती, और वो दम भी पूरा ना कर पाते। तो अबू ने कहा कि मैं आज खुद इसको नमाज पढ़ाऊंगा। अबू ने तहज्जुद पढ़ी, और जब नमाज पढ़ने लगे तो उन्होंने खालिक को कहा कि चलो उठो नमाज पढ़ो। तो जैसे ही जय नमाज पर खड़ी हुई वो बेहोश हो गई। हम उन्हें होश में लाए और वो फिर से नमाज पढ़ने लगी। तो फिर यही हुआ, वो जो मखलूक थी वो उनको नमाज नहीं पढ़ने देती थी। तो 2-3 दिन यही चलता रहा कि जब भी वो नमाज पढ़ने लगती या कुरान की तिलावत होती तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। संडे वाले दिन अबू घर पे थे, तो उन्होंने कहा कि आज मैं खुद देखता हूँ कि क्या मसला है। तो ज़ोहर का टाइम था, जब उन्हें नमाज के लिए खड़ा किया तो वो गिरने लगी। अबू ने उनको सहारा दिया और फिर खुद ज़ोर से नमाज पढ़ने लगे। अभी 2-3 रकातें ही पड़ी थी कि मेरी आंटी के हाथ पाँव मुड़ने लग गए। हम परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है आंटी के साथ, क्योंकि हम उस टाइम छोटे थे, उन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो हम सब ने मिलकर उनके हाथ पाँव पकड़े। उनकी गर्दन भी मुड़कर एक तरफ हो गई थी जैसे बल पड़ा हो, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। हम सोच में पड़ गए कि अगर किसी का हाथ पाँव इतनी ज़ोर से मोड़ा जाए तो कोई कैसे हंस सकता है। और फिर आंटी की आवाज़ एकदम चेंज होती है और बहुत ही भारी मर्द की आवाज़ आती है, तुम लोगों ने मुझे तकलीफ दी है और अब मैं इसे तकलीफ दूंगा। तो अबू सूरज जिन की ज़ोर ज़ोर से तिलावत करने लगे, तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगा। अबू ने आंटी से कहा कि तुम खुद आयतुल कुर्सी पढ़ो, मगर वो आंटी को पढ़ने नहीं दे रहा था। उनकी ज़ुबान दांतों के नीचे आ जाती थी। इसी तरह अबू तिलावत करते रहे और कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गई, और हमने उन्हें उठाकर बिस्तर पे सुला दिया। जब आंटी के हाथ पाँव मुड़ रहे थे तो अबू ने हमें बोला कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे। अबू की बातों से लग रहा था कि उनके साथ कोई मसला है, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ही खौफनाक हो गई थी। अभी भी आपको बताते हुए मेरे कानों में वही आवाज़ गूंज रही है। वो आवाज़ इस तरह की थी कि कभी कभी लगता था मर्द की आवाज़ है और कभी लगता था कि औरत और मर्द की मिली जुली आवाज़ है। जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पाँव और गर्दन में भी दर्द है, मेरे जिस्म पे नील कैसे पड़ गए हैं। तो वो कहने लगे कि इसको हर हाल में नमाज पढ़नी है। जब नमाज पढ़ने लगते तो उनकी यही हालत हो जाती, और जब नॉर्मल होकर वो अगेन नमाज पढ़ने लगती तो वो फिर से उन पे हावी हो जाता। तो अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजरा। अबू ने काफ़ी दम वगैरह किया आंटी पे, उनके लिए तावीज़ भी बनवा कर लाए। अगले दिन अबू ऑफिस और हम लोग स्कूल चले गए। अम्मी घर पे अकेली थी, तो आंटी को ज़्यादा कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि अम्मी भी डरी हुई रहती थी। अबू कह के जाते थे इसको नमाज पढ़ाना है, लेकिन अम्मी खाला को ज़्यादा फोर्स नहीं करती थी। अगर उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई तो कौन संभालेगा। बस आंटी दीवार की तरफ मुँह करके ज़ोर ज़ोर से हिलती रहती थी और कुछ बोलती रहती थी मुँह ही मुँह में। उनकी लैंग्वेज की हमें समझ नहीं आती थी। अबू भी घर जल्दी आने लग गए थे और उन पे पढ़ के दम वगैरह करते थे। किसी आलिम से तावीज़ भी लाए थे अबू उनके लिए। पहले तो मैं इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेती थी, और तब लाइट भी जाया करती थी, तो अक्सर मेरी आदत थी कि मैं अंधेरे में बैठी रहती थी अकेली। मगर जब से आंटी के साथ ये होता देखा तब से मुझे बहुत डर लगने लग गया था अपने ही घर से। ऐसा लगता था कोई मुझे देख रहा है, कोई पीछे खड़ा है। पढ़ाई कर रही होती थी या कहीं बैठी होती थी तो किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई देती थी। जब पीछे मुड़कर देखती थी तो कोई नहीं होता था। कभी ऐसा लगता था कि आंटी मेरे पास आकर बैठी हैं, बात कर रही हैं, बट जब अगले ही पल मैं देखती तो आंटी वहाँ नहीं होती थी। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो लगातार साथ साथ हो रही थी। अब उन्हें हमें भी दुआएं बताई हुई थी और हम भी पढ़कर उन्हें फूंकते रहते थे। जब हम उन पर दम करते थे तो अजीब तरह से चिल्लाती थी। जब हम उनसे पूछते थे कि क्या हुआ तो वो कहती थी कि कुछ नहीं, मुझे क्या होना, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मगर वो हर वक्त विस्परिंग करती रहती थी। घर में से बहुत सी चीज़ें गायब होने लगी। खाना बना के रखते तो ऐसा लगता था कि किसी ने निकाल के खाया है। खाने पीने की चीज़ें गायब हो जाती, और भी इस तरह के बहुत से मामलात हो रहे थे। अब उस ऑफिस जा रहे होते थे, उन्होंने अम्मी से पूछा कि कहाँ है तुम्हारी बहन, तो अम्मी ने कहा कि उठी हुई है, मगर वो अपने रूम में ही है। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, अबू नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने अम्मी से कहा कि उसको बुला लाओ, हमारे साथ नाश्ता कर लेगी। तो अबू ने 3-4 दफ़ा आवाज़ दी, वो नहीं आई। तो अबू ने मुझे भेजा कि जाकर बुला के लाओ। तो अदनान भाई, मैं जैसे ही कमरे में गई तो डर के मेरी हालत ख़राब हो गई। जब मैंने आंटी को देखा, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और अपना सर दीवार में मार रही थी। उनका सर फट गया लेकिन वो ना रुकी, तो मैंने ज़ोर से चीख मारी। मेरी चीख सुनकर सब वहाँ आ गए और मेरी आंटी को पकड़ लिया, और उसके बाद उनके हाथ पाँव मुड़ने लगे और पूरा जिस्म गोल टाइप का हो गया। और सर फटने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी, जैसे उन्हें किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा था। अब उन्हें जब आंटी को नमाज़ पढ़ाने की कोशिश की तो वो गिर जाती थी, वज़ू करते हुए गिर जाती थी। जिस दिन उनको सर में चोट लगी तो सब उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो हमने कहा कि खुद से किया इन्होंने। तो डॉक्टर को भी यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ने उनको बैंडेज किया और हम लोग घर आ गए। आंटी होश में आने के बाद हमसे ही पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है।
सर पे चोट कैसे लगी है। उनको कोई होश नहीं रहता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उनकी पूरी बॉडी चोटों से भरी हुई थी, जैसे कोई उनको मारता रहता है और उन्हें कुछ भी फील नहीं होता है। और वो जब भी उन पे हावी होता था तो यही आवाज़ आती थी, तुम लोग जो मर्जी कर लो, इसको मुझसे नहीं बचा सकते। आंटी की हालत देखकर नानी अम्मा भी काफ़ी परेशान थी। पहले तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो नानी ने मामू लोगों को और खाला लोगों को भी ये बात बताई। तो पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, मगर जब सब ने अपनी आंखों से देखा तो फिर रोज़ सब हमारे घर आने लग गए। जब आंटी के हाथ पांव मुड़ते थे तो मामू लोग सीधा करने की कोशिश करते थे, तो वो कहते थे कि इसमें इतनी ताकत आ गई है कि ये एक हाथ से हमें धकेल देती है। तो सबको यकीन आ गया। मेरे बड़े मामू का बेटा आलिम का कोर्स कर रहा था। जब उन तक ये बात पहुंची तो वो आए, उन्होंने आकर पढ़ाई की। उनको बेड पे लिटा के उनके हाथ पैर बांध दिए। उन्होंने पढ़ाई शुरू की। तो पता तो करें ये क्यों आया है और क्या करने आया है। तो जब भाई ने पढ़ना स्टार्ट किया तो वो खाला पर हाजिर हो गया। खाला ने अपने हाथ भी छुड़वा लिए थे और वो उन्हें बेड पर उछाल उछाल कर फेंक रहा था। भाई ने उससे पूछा कि तुम क्यों आए हो। तो उसने कहा, मुझे किसी ने भेजा है कि मैं इसको मारने आया। जब तक मैं इसको मार नहीं लेता मैं नहीं जाऊंगा। तो भाई ने काफ़ी देर पढ़ाई करके उसे बांध दिया। तो वो चिल्लाने लगा और कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भाई ने कहा कि अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मगर वो काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा और कहता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। भाई का कहना था कि ये खाला के पैरों की 2 छोटी उंगलियों से इनके अंदर आया है। तो भाई ने वो उंगलियां पकड़ी हुई थी और वो मुसलसल यही कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊँगा। तो भाई ने उंगलियां छोड़ दी और फिर एक ऐसा मंजर हमने देखा कि उसने बिना टच किए भाई को इतनी जोर का धक्का दिया कि वो पीछे दीवार के साथ जाकर लगे और फिर ज़मीन पर गिर गए और वो ज़ोर से हंसा और आंटी बेहोश हो गई। हम सबको लगा कि वो अब चला गया है। और फिर कुछ दिन सुकून के गुजरे। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई तो अम्मी मार्केट जा रही थी। कोई भी घर पे नहीं था, बस आंटी थी, भाई भी जॉब पे थे, अब्बू ऑफिस थे और छोटा भाई भी स्कूल था। उसके स्कूल से देर से छुट्टी होती थी और अम्मी भी मार्केट चली गई थी। घर में बस मैं और आंटी थे। वो ड्राइंग रूम में बैठी थी और उनका मुंह विंडो वाली साइड पे था। मेरी वहाँ इंक की बोतल पड़ी हुई थी। मैंने दूर से देखा तो मुझे कुछ ब्लैक सा फील हुआ, जैसे दीवार और पर्दे पे कुछ ब्लैक सा लगा हुआ है। मुझे लगा कि शायद आंटी से इंक की बोतल गिर गई है और वो वही साफ कर रही हैं। मैंने खाना गर्म किया अपने लिए, उनसे पूछा कि आप खाना खाएंगी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खाना अंदर ही लेकर आ गई। उनका मुंह अभी भी दीवार की तरफ था। मैंने उनके कांधे पर हाथ रखा तो जब उन्होंने मुड़कर देखा मेरी तरफ, उनका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि मैं देखकर खौफजदा हो गई। वो उनका चेहरा लग ही नहीं रहा था और वो अपनी कलाई काट रही थी उसी इंक की बोतल से। चूंकि उसका शीशा काफ़ी मजबूत था, वो ज़्यादा नोकीला नहीं था, इसीलिए वो बार बार अपनी कलाई पे मार रही थी। हमारे तो माइंड से भी ये बात निकल चुकी थी कि फिर से वही मामलात हैं। मुझे लगा कि वो अपने बच्चों को मिस कर रही हैं, इसीलिए ये सब किया उन्होंने। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई और फिर एकदम उनकी आवाज़ भारी हुई और किसी ने कहा, मैंने कहा था ना मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, अब इसको बचा कर दिखाओ। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं डर के चला गया हूँ? तो मैं और डर गई कि अब मैं क्या करूँ। तब घर में कोई फ़ोन भी नहीं था, बस अम्मी अब्बू और बड़े भाई के पास था। और मैं ऊपर भागी जहाँ माली मकान की बीवी रहती थी। वो मेरे साथ नीचे आई। उनके पास मोबाइल था। मुझे जिसका नंबर याद था मैंने सबको कॉल की, अम्मी को, अब्बू को। आंटी का खून मुसलसल बह रहा था, फर्श पे खून ही खून हो गया था और वो नीचे गिरी हुई थी। मैंने एक कपड़े से उनके हाथ को बांधा कि खून निकलना बंद हो। इतने में छोटा भाई भी आ गया। मैंने उसे फौरन नानी के घर भगाया। इत्तेफाक से एक मामू भी वहाँ थे। सब आए और उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए। उनका खून काफ़ी ज़्यादा बह गया था। डॉक्टर ने बैंडेज किया और कहा कि दुआ करें, अभी खतरा है, मगर अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी थी। तो वो ठीक होकर घर आ गई। और जब वो हॉस्पिटल थी तो पुलिस केस हो गया था। डॉक्टर को लगा कि किसी ने ज़बरदस्ती इसकी नस काटने की कोशिश की है। तो सब ने कहा नहीं, ये इन्होंने खुद किया है, मगर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। तो जब आंटी होश में आई तो उन्होंने बताया, क्योंकि तब तक उनको भी इस बात का पता चल चुका था कि उनके साथ मामलात हैं। तो उन्होंने कहा, कोई मुझे बार बार कह रहा था कि तुम अपनी नस काटो वरना हम तुम्हारे भांजे यानी मेरे बड़े भाई को मार देंगे अगर तुमने खुद को ना मारा। वो बाइक पर गया हुआ है, वो जिंदा घर नहीं आएगा। मेरी आंटी मेरे बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। तो इसलिए मैंने पूरे होश व हवास में खुद को काटा है। तो वो मामला सॉल्व हुआ। मेरे कज़न को अगेन पता चला, जिसने पहले आकर पढ़ाई की थी। वो आए और उन्होंने आकर दोबारा से उसकी हाजिरी की और कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं चला जाऊंगा। तो इसने जवाब दिया, जब तक मैं इसको ख़त्म नहीं कर लूँगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। मेरे कज़न ने किसी आलिम से बात की जहाँ से वो कोर्स कर रहे थे। तो कहीं गए हुए थे, एक दिन लग गया उनको आने में। तब तक आंटी की तबीयत ख़राब ही रही। जब वो आए तो मैं भी आंटी के पास ही थी, क्योंकि उनके हाथ पाँव मुड़ रहे थे। तो हम लोग उनको पकड़ रहे थे। उन्होंने आते साथ ही थोड़ा गुस्सा किया और कहा कि आप लोगों ने बच्ची को इसके पास क्यों छोड़ा हुआ है? ये मखलूक हमारी बच्चियों पर जल्दी हावी हो जाती है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे?
तो उन्होंने मुझे रूम से बाहर भेज दिया जहाँ बाकी सब भी खड़े थे। मैं भी वहीं खड़ी हो गई। तो उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की तो आंटी बहुत ही तड़प रही थी, बेड पे उछल रही थी। उन्होंने उनके हाथ पांव भी खोल दिए और उन्हें बेड पे बिठा दिया था। उन्होंने उसे हाजिर किया और कहा, तुम क्यों इस बच्ची के पीछे पड़े हो? तो उसने बताया कि मुझे इसे मारने के लिए भेजा गया है इसके ससुराल की तरफ से, क्योंकि बच्चों की कस्टडी लेना चाहती है। तो इसकी नंदू ने ये सब किया है अमल। उन्होंने कहा कि इसे छोड़ कर चला जा। तो इसने कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं किसी का मौके लूँ और उसने मुझे ये काम दिया है, जब तक मैं ये काम पूरा नहीं कर लेता मैं नहीं जाऊँगा, वरना वो लोग मुझे अजियत देंगे। और फिर एक बहुत ही लंबा ब्लैक सा साया नजर आता है हमें, जो बिल्कुल धुएं की तरह लग रहा था और उसकी आंखों की जगह आग थी। उसकी हाइट बहुत ही लंबी थी। मैं वो देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। मैं सोचती हूँ कि काश वो मैंने सब कुछ ना देखा होता, क्योंकि उसके बाद मैं कई दिन तक सो नहीं सकी थी। मुझे बहुत खौफ आता था घर में। फिर आमिर ने कुछ पढ़ाई की और उसे कैद कर लिया और अपने साथ ले गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आंटी ठीक होने लग गई और बाद में मेरी भी। ये थी मेरी स्टोरी। अच्छी लगे तो चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साहब ने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार ये लाइक का बटन दबाना आप लोग भूल जाते हैं, ये लाजमी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा ये कि आप मेरी हॉरर स्टोरी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और दोस्तों मैंने एक चैनल बनाया व्हाट्सएप पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप लोग वो चैनल ज्वाइन करना चाहें। जिन लोगों के पास मेरी स्टोरीज़ के नोटिफिकेशंस नहीं आते मैं वहाँ पे उसके लिंक्स दे दिया करूँगा, तो आसानी हो जाएगी। और चैनल की न्यू अपडेट्स भी उस पर अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो हमें हाथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।